बिल्किस बानो 22 सालों में इंसाफ पाने की डगर पर वो चलती आ रही है, जो कि पहले अपने साथ गैंगरेप और 14 लोगों की हत्या के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए लड़ती है। फिर गुनाहगारों के सजा पूरी होने से पहले ही उनको मिल रही रिहाई को रद्द कराने के लिए इंसाफ की चौखट पर पहुंचती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि बिल्किस बानो के गुनाहगारों और गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहाई के लिए फ्रॉड एक्ट किया है। बिल्किस बानो वो महिला है जिसके साथ 22 साल पहले 2002 में गैंग रेप होता है। बेटी समेत कई लोग मार दिए जाते हैं। वो 11 दोषी जिन्हें 2008 में उम्र कैद की सीबीआई की विशेष अदालत सजा सुनाती है, गुजरात सरकार की कमेटी 2022 में 11 दोषियों को सजा पूरी होने से पहले रिहाई दिलाती है और अब 17 महीने बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्किस बानो के 11 दोषियों को 15 दिन के भीतर जेल भेजने का आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ कहती है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट के सामने ना लाकर हाई कोर्ट और सरकार ने फ्रॉड किया है। गुजरात के दामोह में एक साधारण सा घर है बिल्किस बानो का। 22 सालों से वो लगातार अपने गुनाहगारों को पहले सजा दिलाने और फिर सजा पूरी होने से पहले ही रिहाई मिल जाने के खिलाफ न्याय खोजती। ये सिर्फ बिल्किस बानो ही नहीं, बल्कि इंसाफ दिलाने की कोशिश के साथ भी फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड जिसकी वजह से गैंगरेप और हत्या के दोषी और उम्रकैद की सजा पूरी होने से पहले रिहाई हुई थी। अब जरा उनका नाम सुनिए। राधेश्याम शाह, राजू भाई सोनी, विपिन चंद्र सोनी, बांका भाई बोहानिया, प्रदीप मोधिया, शैलेंद्र भट्ट, मितेश भट्ट, केसर भाई, जसवंत भाई, गोविंद भाई और इसके अलावा रमेश चंदना। अब फिर से 2 हफ्ते के भीतर या तो इनको सरेंडर करना होगा या फिर पुलिस को जेल भेजेगी। वृंदा गोवर ये याचिकाकर्ता की वकील हैं और उनका ये कहना है कि गुजरात सरकार ने जिस तरह ऑर्डर दिया उसका अधिकार तो उसके पास था ही नहीं। रिहाई देने का अधिकार तो महाराष्ट्र सरकार के पास था, क्योंकि 2002 में जो हिंसा हुई थी उसके बाद केस का जो ट्रायल है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हो रहा था, ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके। अब देखिए, यहां पर सवाल है कि जो अधिकार गुजरात सरकार का था ही नहीं, तो वो कैसे उसका इस्तेमाल करके बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ कहती है कि तथ्य छुपाकर फ्रॉड करके ये सब हुआ। कोर्ट ने ये साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड है, जिसमें ना सिर्फ अभियुक्त बल्कि सरकारों ने भी तथ्य छुपाए। इसलिए अब जरा ध्यान से आप आगे की खबर को जरा समझिए। देखिए, 2019 में दोषी राधेश्याम ने गुजरात सरकार से सजा माफी का निर्देश पाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। 17 जुलाई 2019 गुजरात हाई कोर्ट ने राधेश्याम को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ही उसकी सजा माफ कर सकती है, इसलिए वहीं जाओ। 13 मार्च 2020 इस तारीख को भी गुजरात हाई कोर्ट ने सजा माफी के लिए दोषी राधेश्याम के दूसरे आवेदन पर महाराष्ट्र सरकार के पास ही जाने के लिए उसको कहा था। अब इसके बाद दोषी राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन बहुत सारे तथ्य छिपा लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी राधेश्याम ने ये तथ्य छिपा लिया कि 1 अगस्त 2019 को सजा माफी के लिए महाराष्ट्र सरकार को आवेदन किया गया था। ये फैक्ट भी छिपा लिया गया कि 14 अगस्त 2019 को सीबीआई ने रिहाई को लेकर विरोध जताया था। ये फैक्ट भी दोषी ने छिपाया कि 3 जनवरी 2020 को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने रिहाई को लेकर मना कर दिया था। 3 जनवरी 2020 को गुजरात के दामोह के एसपी ने भी रिहाई के लिए मना कर दिया था और दामोह के जिला मजिस्ट्रेट ने भी
19 फरवरी 2020 को एक चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि रिहाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, इन सब के बावजूद गुजरात सरकार क्या करती है? कमेटी बनाती है और गुनाहगारों की रिहाई हो जाती है। अब चलिए आपको लेकर चलती हूं 21 साल पहले, जब ये मामला शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक बिल्किस बानो ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। थाने में मामला दर्ज होने के बाद सबूतों के अभाव में खारिज हुआ। अब इसके बाद ये जो मामला है वो मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और वहां से फिर सीबीआई को जांच सौंप दी गई। सबसे पहले इस मामले में 18 लोग दोषी ठहराए गए। इनमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर भी शामिल थे। इन दोनों पर, इन सभी पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई की जब जांच हुई तो उस जांच में यह सामने आया कि शवों का पोस्टमार्टम तक ठीक से नहीं किया गया। जब जांच हुई, कब्रों को खोदकर दोबारा शव निकाले गए तो पाया गया कि पहचान छिपाने के लिए इनके शवों को उनके सिर और धड़ तक बदल दिए गए थे ताकि शनाख्त ना हो सके। लेकिन बाद में सबूत जुटाए गए और बिल्किस ने सभी आरोपियों को पहचान लिया। 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। एक की तो ट्रायल के दौरान मौत हो गई और 7 लोग जो थे उनको सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। सीबीआई के चार्जशीट में लिखा एक एक शब्द उस वारदात की पूरी कहानी बयां करता है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को आग लगाए जाने के बाद पूरा का पूरा गुजरात जल रहा था। हर तरफ दंगाई, उत्पात मचा रहे थे, घरों को लूटा जा रहा था। गुजरात के दामोह जिले के रंधिकापुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो को ये डर था कि कहीं दंगाई उनके घर पर भी हमला ना बोल दे। आखिरकार बिल्किस अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ वहां से भाग निकली। उनके साथ बिल्किस की 3.5 साल की बेटी सालेहा भी थी। मार्च 2002 की 3 तारीख को बिल्किस अपने परिवार के साथ छप्परवाड़ गांव पहुंची। उसे देखा कि दंगाई वहां पर भी बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे थे। बिल्किस अपने परिवार के साथ खेत में छुप गई, लेकिन 20 से 30 लोगों ने एक साथ वहां पर उन पर हमला कर दिया। दंगाइयों की भीड़ में ये 12 शख्स भी शामिल थे जिन पर बिल्किस के साथ गैंगरेप का आरोप है। बिल्किस के अलावा परिवार की 4 और महिलाओं से मारपीट की गई, रेप किया गया और इन सब महिलाओं में बिल्किस की मां भी शामिल थी। दंगाइयों ने यहां तक कि बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी और इनमें वो छोटी सी बच्ची भी शामिल थी। उसकी तो जमीन पर पटक पटक कर हत्या की गई। दहशत और दरिंदगी का सामना करने वाली बिल्किस 3 घंटे तक वहीं पर बेहोश पड़ी रही। फिर एक होमगार्ड के साथ वो लिमखेड़ा थाने में गई, वहां रिपोर्ट की। रिपोर्ट लिखने वाले कांस्टेबल का नाम था सोमा भाई गौरी। बाद में आरोपियों को बचाने के आरोप में इसको 3 साल की सजा दी गई। गांव से बिल्किस गोधरा रिलीफ कैंप पर पहुंची। फिर उसके बाद ये मामला जो है ये मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे के पूरे मामले की जांच सौंपी।